हेलो एवरीवन, चलिए देखिए क्या स्टार्ट करने वाले आज कार्बन के अपर रूप तथा उनके गुण। ठीक है ना, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन एंड दियर प्रॉपर्टीज। ठीक है, यही देखिए पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आप जानिए कि अपर रूपता। देखिए अपर रूपता क्या होती है। अपर रूपता देखिए वह गुण होता है जिसमें कोई भी तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। ठीक है, और उसका जो क्या होता है भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसकी क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। और जो उसका रासायनिक गुण होता है, ठीक है ना, जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है उसमें सामान्य रहती है। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए। देखिए अपर रूपता क्या होता है। अपर रूपता वह गुण है, अपर रूपता वह गुण है, वह गुण है जिसमें कोई तत्व, जिसमें कोई तत्व, जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। एक से अधिक, एक से अधिक रूपों में, एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा प्रत्येक रूप के, तथा प्रत्येक रूप के भौतिक गुण भिन्न, भौतिक जो आपका क्या रहता है फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं ना, भौतिक गुण भिन्न, परंतु आपका जो परंतु जो रासायनिक गुण रहता है, परंतु जो आपका रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या होते हैं, आपके जो रासायनिक गुण होते हैं ये समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्या है, अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा प्रत्येक रूप के भौतिक गुण भिन्न होते हैं। ठीक है, परंतु उसका जो रासायनिक गुण रहता है वो समान रहता है। ठीक है, यही क्या होती है, अपर रूपता होती है। अब इसमें देखिए क्या देखेंगे यहाँ पे, और यही देखिए क्या कहलाते हैं, यही आपके भिन्न क्या कहलाते हैं, भिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि अलग अलग रूप, इसी को क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे ये भिन्न रूप, मतलब कि ये अलग अलग रूप, ये भिन्न रूप, ये भिन्न रूप आपके अपर रूप कहलाते हैं। अपर, ये भिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं, कहलाते हैं। ठीक है ना, यही जो भिन्न रूप रहते हैं, अलग अलग रूप रहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अपर रूप इसी को अपर रूप कहते हैं। ठीक है ना, देखिए जो आपका कार्बन होता है, ठीक है ना, अब बात कर रहे हैं कार्बन की। देखिए जो कार्बन होता है ये आपके अलग अलग अपर रूपों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस, मतलब कि ये ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। और देखिए क्या, सूक्ष्म क्रिस्टलीय, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में भी पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, पहला देखिए जो कार्बन का अपर रूप है ये आपके क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होते हैं और सूक्ष्म क्रिस्टल के रूप में भी होते हैं। ठीक है, हाँ, तो देखिए आपके जो कार्बन के विभिन्न अपर रूप पाए जाते हैं। कार्बन के क्या होते हैं, विभिन्न अलग अलग अपर रूप होते हैं, जिसमें से आपका क्रिस्टलीय ठोस, देखिए कौन कौन से इसके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय आपके रूप, क्रिस्टलीय रूप कार्बन के देख रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो ठोस अवस्था में रहते हैं, जैसे आपका हो गया हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। हीरा, ग्रेफाइट और कौन सा आपका हो जाएगा, फुलेरीन। फुलेरीन, ये देखिए आपके क्या है, फुलेरीन, ये सब आपके क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं। और देखिए सूक्ष्म क्रिस्टल, क्या आपके सूक्ष्म क्रिस्टल, सूक्ष्म क्रिस्टलीय, ठीक है, सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में भी क्या पाए जाते हैं आपके, या फिर आप कह सकते हैं या एमार्फस फॉर्म, इसी सूक्ष्म क्रिस्टलीय को कहते हैं एमार्फस फॉर्म, एमार्फस रूप।
ठीक है। इसमें जैसे देखिए आपका क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या हो गया आपका, कोयला। और देखिए आपका हो जाएगा लैंप ब्लैक, ठीक है ना, लैंप ब्लैक। और देखिए आपका क्या है, तथा चारकोल, तथा और आपका चारकोल, ठीक है ना, चारकोल। ये भी देखिए लैंप ब्लैक, ये चारकोल जानते हैं जो क्या होता है, अलकतरा होता है, यही कहते हैं ना। लैंप ब्लैक मतलब जो काजर नहीं होता उसी को कहते हैं लैंप ब्लैक। जो आपका देखिए जो दीपक जलता है ना, फिर यहाँ पे रख देते हैं, जो काजल काला काला रहता है वही क्या रहता है आपका लैंप ब्लैक। उसमें भी क्या रहते हैं, कार्बन के सूक्ष्म कण होते हैं। यही कह रहा है कि सूक्ष्म क्रिस्टलीय एमार्फस रूप में आपका कोयला हो गया, लैंप ब्लैक हो गया, और चारकोल के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसी में क्या पढ़ने वाले हैं, आपके जो कार्बन की जो प्रमुख अपर रूप है उसी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब कार्बन के आपके जो प्रमुख अपर रूप है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हेडिंग डालिए, कार्बन के प्रमुख अपर रूप। कार्बन के आपका क्या है, प्रमुख है मतलब कि मुख्य अपर रूप, अपर रूप, अपर रूप, ठीक है ना। इसमें देखिए 3 आप लोग पढ़ने वाले हैं। पहला तो आपका हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा आपका हीरा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, डायमंड, ठीक है ना। दूसरा आपका देखिए पढ़ेंगे इसी में ग्रेफाइट, ठीक है, दूसरा क्या है, ग्रेफाइट। तीसरा देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, आपका फुलेरीन। क्या पढ़ेंगे, फुलेरीन। यही देखिए आपका 3 क्या है, अपर रूप इंपॉर्टेंट है कार्बन का। इसी को देखिए 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब पहला हेडिंग डाल लीजिए, देखिए हीरा। हीरा क्या है, आपका कार्बन का अपर रूप है, ठीक है। तो पहला नंबर क्या डाल लीजिए, हीरा। हीरा को क्या कहते हैं, डायमंड ना, ये क्या है, हीरा। अब देखिए जो हीरा होता है, तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं गुण, ये कैसा होता है। जो हीरा देखिए क्या होता है, हीरा रंगहीन पदार्थ होता है। इसका देख लेते हैं गुण कैसा है, इसका गुण, ठीक है। इसका देखिए गुण देख रहे हैं, जो हीरा होता है ये कैसा होता है, रंगहीन पदार्थ होता है, रंगहीन पदार्थ होता है, ठीक है ना। और देखिए इसका अत्यधिक चमक है, ये देखिए हीरा है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्यों चमकता अत्यधिक, क्यों, क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक है ये बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें चमक रहती है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप कह सकते हैं इसकी अत्यधिक चमक है, मतलब कि ये ज्यादा चमकीला क्यों रहता है, इसकी अत्यधिक चमक है हीरे की, इसकी अत्यधिक चमक, अत्यधिक चमक उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है, उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है, अपवर्तनांक के कारण होती है, के कारण होती है, ठीक है ना। इसकी अत्यधिक चमक क्यों होती है, उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। अब ये भी देखिए आप जानते हैं जो हीरा होता है ये भारी होता है, और विश्व यहाँ पे पूरे क्या कह सकते हैं, ये जो पूरे ब्रह्मांड का क्या है, ये कठोर पदार्थ है ना, पूरे विश्व का क्या है, ये कठोर पदार्थ है। और देखिए क्या कह रहे थे, ये क्या होता है आपका काफी भारी व अत्यधिक कठोर होता है, काफी भारी व अत्यधिक कठोर होता, अत्यधिक कठोर होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, अत्यधिक कठोर होता है, समझ रहे ना। इसीलिए हीरे को क्या कहते हैं, ये विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, आपका हीरा ही है विश्व का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब देखिए ये विद्युत का कुचालक होता है, सुचालक। देखिए हीरे के अंदर क्या होते, एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते, मतलब कि फ्री नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कुचालक होता है। ये क्या होता है आपका विद्युत का
आपका कुचालक होता है, कुचालक होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? जो हीरा है ये क्या होता है आपका विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, और देख लीजिए इसका, ये देखिए क्या होता है, उच्च गलनांक बिंदु होती है। ठीक है ना, इसकी देखिए गलनांक बिंदु भी क्या होती है, उच्च होती है। तो इतना देखिए ये आपके इसके जो हीरे का क्या है, ये गुण है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, देखिए संरचना आप लोग बुक में देखेंगे, देखिए हीरा बना हुआ है। ठीक है, इसमें देखिए प्रत्येक जो कार्बन है ये क्या है, अपने 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 4 अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। चलिए अब दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, संरचना। हीरे की क्या देखेंगे, संरचना। अब देखिए जो हीरा है, हीरे की संरचना देखिए क्या होता है, हीरे में कार्बन परमाणु की बृहद संख्या होती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए संरचना होती है, यह कार्बन परमाणुओं का बृहद अणु है। यह कार्बन परमाणुओं का यह कार्बन परमाणुओं का बृहद अणु है, बृहद अणु है। ठीक है, ये कार्बन परमाणु का क्या है, बृहद अणु है, जिसमें देखिए जिसमें कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से प्रबल कौन सा बंध बनाते हैं, सहसंयोजक आबंध। कार्बन परमाणु से प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है, बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है ना, इसमें देख लीजिए क्या होता है, ये कार्बन परमाणु का बृहद अणु, मतलब कि इसके अंदर क्या, हीरे के अंदर क्या है, कार्बन के अणु बृहद है, ज्यादा है। ठीक है ना, जिसमें कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। देखिए यही क्या है आपका इंपॉर्टेंट है, क्या है आपका, इसके अंदर प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा जो जुड़े होते हैं सभी परमाणु। ठीक है, और देखिए इसकी जो संरचना रहती है ये कैसी होती है, इसकी संरचना देखिए, यही प्रबल सहसंयोजक बनाने के कारण जो हीरे की संरचना रहती है, मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी संरचना देखिए, इसकी संरचना कठोर क्या होती है, कठोर त्रिविमीय जालक होती है। कैसी होती है, त्रिविमीय जालक होती है। ठीक है ना, आपके जो इसी हीरे में क्या पाया जाता है, प्रबल सहसंयोजक आबंध के कारण इसकी संरचना कैसी होती है, त्रिविमीय जालक होती है। अब देखिए यही मुख्य कारण भी है, इसमें प्रबल सहसंयोजक आबंध क्या होते हैं, एक परमाणु क्या होता है दूसरे परमाणु से प्रबल सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए ये क्या होता है, अत्यधिक कठोर होता है, और इस आबंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा की क्या लगती है, जरूरत लगती है। इसीलिए इसका क्या होता है, इसका गलनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अत्यधिक जब ऊर्जा लगेगी इसलिए इसका क्या हो जाएगा, इसका गलनांक क्या हो जाएगा, गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, मतलब कि ज्यादा होता है, उच्च होता है। ठीक है, समझ गए ना इतना। ये हीरे की क्या थी, संरचना थी। संरचना देखिए बुक में दी गई है, उसको बताएंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए इसका देखते हैं उपयोग। ठीक है, हीरे का क्या देख रहे हैं, अब उपयोग पढ़ेंगे। हाँ, ये क्या आपका अपर रूप है, यहाँ पे
कार्बन एन। अब इसका देखते हैं उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है हीरे का। देखिए जो हीरे का उपयोग होता है ये आपका कठोरता, देखिए इसकी मुख्य कठोरता के कारण, जो हीरा होता है बहुत ज्यादा कठोर होता है, इसलिए इसका उपयोग आपका जो मार्बल होते हैं, पत्थर होते हैं, ग्रेनाइट होते हैं, या फिर शीशा काटने वाले चाकुओं में किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहला देखिए इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग आपका, आप कह सकते हैं कि इसका प्रयोग मार्बल, ग्रेनाइट तथा ग्लास काटने वाले चाकू में करते हैं। ग्लास काटने वाले चाकू में करते हैं। ठीक है ना। ये देखिए बहुत ज्यादा कठोर होता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ पे होता है, मार्बल, ग्रेनाइट तथा ग्लास काटने वाले चाकू में किया जाता है। ठीक है ना। और देखिए इसका जो कीमती पत्थर होते हैं, इसकी जो कीमती पत्थर होते हैं हीरे का, ये क्या होते हैं, ये जो आपके आभूषण नहीं होते, आभूषणों में भी ये लगाए जाते हैं। जो हीरा होता है ये आपकी जो ज्वेलरी होती है उसमें भी यूज होता है, मतलब कि आभूषण बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा इसका क्या है, एलोट्रॉप देखते हैं। दूसरा अपर रूप देखते हैं। दूसरा क्या था आपका, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट तो सभी लोग जानते हैं। जो देखिए ग्रेफाइट कौन सी होती है, जो पेंसिल में नहीं लगी, जिससे आप लोग लिखते हैं, काले कलर की रहती है पेंसिल की जो लीड रहती है, वही क्या रहती है आपकी, ग्रेफाइट रहती है। ठीक है। अब देखिए कार्बन का दूसरा अपर रूप क्या है आपका, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट है। ठीक है ना। हाँ ग्रेफाइट। देखिए ग्रेफाइट, अब देखिए ग्रेफाइट का सबसे पहले गुण देखते हैं। ठीक है ना। ये देखिए कैसी होती है, जो ग्रेफाइट कैसी होती है, देखिए ये भूरा काला पारदर्शी पदार्थ होता है, पारभासी पदार्थ होता है। ये पहले देखिए कैसा होता है, ये आपका भूरा काला, पूरा काला नहीं होगा, फिर भी क्या रहता है, भूरा काला कलर का। और देखिए पारभासी पदार्थ होता है, पारभासी पदार्थ है। देखिए क्या होता है आपका, इसका गुण, पहला क्या गुण है, ये भूरा काला रहती है, एकदम काला नहीं होती है, और पारभासी पदार्थ होता है। दूसरा देखिए इसका क्या गुण है, यह देखिए क्या होता है, हीरे से हल्का होता है। यह क्या होता है, हीरे से हल्का होता है, हीरे से हल्का। और देखिए ये क्या होता है, ये आपका मुलायम भी होती है। जो पेंसिल की लीड होती है कैसी होती है, मुलायम भी होती है, हल्का होती है, और आपका कैसा होता है, मुलायम भी होती है। ठीक है। और देखिए क्या होता है आपका, चिकना भी होती है, ये चिकना भी होती है। और देखिए क्या होती है, फिसलनशील भी होती है, मतलब कि फिसलती भी है, फिसलनशील होती है। ठीक है। देखिए क्या होता है, हीरे से हल्की होती है, मुलायम होती है, चिकना होती है, फिसलनशील होती है ये। ठीक है। पेंसिल को लेकर के देख सकते हैं, ये उसमें क्या रहता है, ग्रेफाइट रहता है। तो ये इसके क्या है, ये गुण है। और देखिए क्या होता है, ये विद्युत का क्या होता है, अच्छा चालक होता है। ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, सुचालक होता है। अब देखिए ये क्यों विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें क्या रहते हैं, जो ग्रेफाइट है इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है ना। इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिससे ग्रेफाइट में क्या होती है, विद्युत प्रवाह करती है। ठीक है ना, ये समझ गए। लेकिन आप जानते हैं विद्युत का सुचालक होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन, लेकिन ऊष्मा का क्या होती है, ऊष्मा का सुचालक नहीं होती है। क्या नहीं होती है, ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होती है, अच्छा चालक नहीं होती है, चालक
नहीं होती है, ठीक है ना, अच्छा चालक नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब क्या थे, इसके गुण थे। ठीक है, ये समझ गए, इतना मिटा दें। अब चलिए देखते हैं इसकी संरचना, बुक में है, देख लीजिए इसकी संरचना। यहाँ पे देखिए बनी गई है ग्रेफाइट की षष्ठफलकीय संरचना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बनी गई, और यहाँ पे देखिए ये कैसे है, ये कैसा है, परती या चद्दर में इसकी संरचना बनी गई, मतलब कि एक के ऊपर एक कार्बन की जो क्या है, ये परत है। ठीक है, उसकी परत बनी हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी संरचना देखते हैं कि ये कैसी बनी हुई है संरचना। मतलब इस संरचना को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, हाँ देख लीजिए इसकी संरचना कैसी होती है। इसमें देखिए बुक में देखिएगा इसकी संरचना जो होती है, ये क्या होती है, परती होती है, मतलब कि एक के ऊपर दूसरी क्या होती है, बनी हुई रहती है। ठीक है ना, तो इसकी देखिए संरचना कैसी होती है, ग्रेफाइट में लिखेंगे, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की क्या होता है, परतीय या आप कह सकते हैं चद्दर संरचना होती है, ठीक है, यही बता रहे थे इसकी संरचना। जैसे एक परत के ऊपर दूसरी परत क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो प्रत्येक कार्बन परमाणु रहता है, 3 कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक कार्बन परमाणु लिख लीजिएगा। इसमें देखिए प्रत्येक कार्बन परमाणु इसमें क्या होता है, 3 अलग कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें क्या होता है, मुक्त होता है। इसी एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण ये जो ग्रेफाइट रहती है, ये क्या होती है, आपकी विद्युत का सुचालक होती है। ठीक है ना, तो इसमें जो रहता है प्रत्येक कार्बन जो होता है अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, और इसके भी अंदर क्या होता है, सहसंयोजक बंध बनता है। सहसंयोजक मतलब कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, और देखिए यहाँ पे क्या बनाते हैं, कौन से आबंध से जुड़ते हैं, या आपके सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। और इसकी संरचना देखिए कैसी होती है। ठीक है ना, इसकी जो संरचना होती है यहाँ पे लिख लीजिएगा, षष्ठकोणीय, ये आपका अड़ा है, षष्ठकोणीय रेखीय संरचना बनती है, संरचना होती है। कैसी होती है, षष्ठकोणीय रेखीय संरचना ये होती है। किसकी होती है, आपकी यहाँ पे जो ग्रेफाइट की होती है। ठीक है ना, और जो बता रहे चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, इसी कारण ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए यही बता रहे थे, इसमें जो क्या रहती है, कार्बन की क्या रहती है, विभिन्न परतें, समझ है ना, मतलब कि एक परत के ऊपर दूसरी परत रहती है। ठीक है ना, तो इसको देखिए लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 2 परतें, यहाँ पे एक परत के ऊपर 2 परत रहती है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए परत के बीच में क्या रखता है, आपका वीक वंडरवाल फोर्स लगता है, वीक वंडरवाल बल लगता है। ठीक है ना, तो यही क्या रहता है, वीक वंडरवाल, जिसको छूने से क्या होते हैं, ये फिसल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख लीजिएगा, ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की विभिन्न परतें एक दूसरे से दुर्बल वांडरवाल बलों द्वारा जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं।
ठीक है। तो बुक में देखिए जो आपकी परत है, यहाँ पे देखिए जो गैपिंग दी गई है, ठीक है ना। तो इसी गैपिंग में देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, कौन से बल, ये क्या होता है, दुर्बल वंडरवाल बलों द्वारा क्या होती है, ये जुड़ी होती है। ये क्या है आपका, वंडरवाल बलों द्वारा क्या होते हैं, ये जुड़ी होती हैं। देखिए अतः ये एक दूसरे पर क्या होती है, फिसल सकती है, जिससे आप कह सकते हैं अतः है ये क्या हो सकते हैं, ये एक दूसरे पर फिसल, एक दूसरे पर क्या हो सकती हैं, फिसल सकती हैं, फिसल सकती हैं। इसीलिए ग्रेफाइट छूने पर फिसलता है, ग्रेफाइट छूने पर फिसलता है, ग्रेफाइट छूने पर फिसलता है, फिसलता है। समझ गए ना आप। देखिए क्यों ये फिसलता है, जो पेंसिल की देखिए लीड रहती है, क्यों फिसलता है, क्योंकि ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु की क्या रहती है, विभिन्न परतें रहती है, एक दूसरे से दुर्बल वंडरवाल फोर्स द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है। अब देखिए जो वंडरवाल फोर्स होते हैं ये एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जब क्या करते हैं, ग्रेफाइट को पेंसिल को छूते हैं तो वो क्या करता है, फिसलता है। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे इसका क्या होता है, उपयोग होता है ग्रेफाइट का। देखिए इसको ऐसे बता दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। जो ग्रेफाइट का देखिए क्या होता है, इसके चूड़ का प्रयोग मशीनें के पुर्जों में स्नेहक के रूप में होता है, ठीक है ना। इसके जो क्या होते हैं, जो ग्रेफाइट के चूड़ होते हैं मशीनों में क्या होता है, स्नेहक के रूप में किया जाता है। और दूसरा देखिए क्या होता है, पेंसिल के लेड में होता है, ठीक है ना, इसका उपयोग। और देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जब आप देखिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड क्या होती है, जिससे क्या करती है, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। तो ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रोड में होता है, पेंसिल में होता है। और जो आपके सेल वगैरह नहीं बने होते हैं वही क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोड रहता है। बीच में ब्लैक कलर का नहीं रहता है, जो मोटा वाला सेल आता था ना पहले, यहाँ पे देखिए ऐसे कलर का रहेगा, बीच में देखिए आपकी एक कार्बन की ऐसे लीड लगी हुई रहती है। तो यही आपकी क्या रहती थी, ग्रेफाइट होती थी, ठीक है ना। तो यहाँ ये सब क्या होते हैं, ये ग्रेफाइट के ही होते हैं, ठीक है। इसका उपयोग यही था। और देख लीजिए यहाँ पे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, कागज पर, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेफाइट होती है ये कागज पर क्या करता है, काला चिन्ह बनाता है। जो लिख लीजिएगा इसको, ग्रेफाइट आपकी जो क्या होती है, ग्रेफाइट कागज पर काला चिन्ह बना सकता है, चिन्ह बना सकता है। इसीलिए इसे देखिए क्या क्या कहते हैं, इसीलिए इसे काला लेड, क्या कहते हैं, काला लेड या प्लम बेगो, इसीलिए इसे काला लेड या प्लम बेगो कहते हैं, समझ है ना। ग्रेफाइट कागज पर देखिए कैसा बना सकता है, काला चिन्ह बना सकता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, काला लेड। तो आपको क्वेश्चन में भी कह सकते हैं कि काला लेड किससे कहते हैं, काला लेड किसको कहते हैं, ग्रेफाइट को, या फिर प्लम बेगो किसको कहते हैं, ग्रेफाइट को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, क्या है, काला लेड और प्लम बेगो ये ग्रेफाइट का अन्य नाम है, ठीक है। अब चलिए देखिए एक और अपर रूप बचा, उसको पढ़ते हैं। एक और देखिए कौन सा बचा, आपका फुलेरीन बचा है, ठीक है ना। अब इसको देखिए, इसमें ज्यादा लिखाएंगे नहीं, ठीक है। अब इसको देखिए ऐसे बता दें। तीसरा देखिए आपका नंबर क्या है, आपका ये फुलेरीन है, क्या आपका फुलेरीन, ठीक है ना। ये क्या है आपका फुलेरीन बचा हुआ, फुलेरीन, ठीक है ना। इसको देखिए, ये जो फुलेरीन होता है, फुलेरीन को देखिए कौन कौन ये आपके डिस्कवर किए थे, खोज किए थे। इसको देखिए नाम लिख लीजिएगा, हैरोल्ड क्रोटा। कौन आपके हैरोल्ड, कौन थे, हैरोल्ड क्रोटा,
हैरोल्ड क्रोटा और रिचर्ड, और कौन आपके रिचर्ड स्माले, रिचर्ड स्माले तथा आपके रॉबर्ट कर्ल, रॉबर्ट कर्ल, कर्ल ने 1985, देखिए ये वैज्ञानिक थे, कौन थे, हैरोल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले तथा रॉबर्ट कर्ल ने 1985 में निष्क्रिय वातावरण में, ठीक है ना, निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की दो छड़ों के मध्य क्या किए थे, लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित करने पर वाष्पित हुए कार्बन की वाष्प को संघनित करने पर प्राप्त काजल, क्या था, प्राप्त काजल से बने, प्राप्त काजल से कार्बन के एक नए अपर रूप C60 की खोज हुई, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए क्या था, हैरोल्ड क्रोटा, रिचर्ड स्माले तथा क्या था, रॉबर्ट कर्ल ने 1885 में, देखिए क्या किए थे, 1885 में निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की दो छड़ों के मध्य लेजर बीम द्वारा आर्क प्रवाहित करने पर वाष्पित हुए कार्बन की वाष्प को संघनित करने पर प्राप्त काजल से कार्बन के एक नए अपर रूप C60 की खोज हुई। किसकी खोज हुई थी, C60 की खोज हुई थी, कार्बन 60 की खोज हुई थी, ठीक है ना। अब देखिए इसी को नाम दे दिया था C60 को, इन वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था, फुलेरीन, जो प्राप्त काजल था उसी को क्या नाम दिए थे, फुलेरीन, ठीक है ना, इसी को देखिए नाम दे दिया था फुलेरीन। और ये जो वैज्ञानिक थे इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है ना, इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था, भी दिया गया था, ठीक है ना। लेकिन आपके देखिए जो फुलेरीन होता है, फुलेरीन में कार्बन परमाणु की संख्या क्या होती है आपकी, 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, या फिर उससे अधिक भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन C60 को देखिए, कार्बन की जो C60 संख्या होती है, इसी को क्या माना गया है, इसी को अस्थाई माना गया है, ठीक है ना। जो फुलेरीन की संख्या क्या हो सकती है, 60 से बहुत अधिक हो सकती है, लेकिन C60 को क्या माना गया है, आपका अस्थाई माना गया है। अब देखिए इसकी प्राकृति कैसी होती है, फुलेरीन की प्राकृति आपकी गोलाकार होती है, कैसी होती है, फुलेरीन की प्राकृति गोलाकार होती है। जैसे आपका देखिए फुलेरीन जो फुटबॉल नहीं होता, फुटबॉल जैसे खेलते सेम वैसे ही आपका क्या रहता है, फुलेरीन की क्या रहती है, आकृति रहती है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे लिख लीजिए फुलेरीन की प्राकृति क्या है, फुलेरीन की आपकी क्या, फुलेरीन की प्राकृति, फुलेरीन की प्राकृति गोलाकार, गोलाकार प्रस्ताविक की गई, ठीक है ना, क्या गई थी, की गई थी, जिसमें से आपको C60 को क्या माना गया था, अस्थाई अपर रूप माना गया था, ठीक है ना। फिर बाद में देखिए C60 का नाम, जो कार्बन 60 है, फुलेरीन का नाम, देखिए फुलेरीन का नाम आपको और भी दे दिया गया, जैसे आपको देखिए दे दिया गया बकमिंस्टर फुलेरीन, क्या दे दिया गया था, बकमिंस्टर फुलेरीन, क्या था, फुलेरीन, बकमिंस्टर देखिए फुलेरीन, ये जैसे देखिए क्यों दे दिया गया, क्योंकि ये देखिए बकमिंस्टर फुलेरीन ये क्या होता है, जियोडेसिक गुंबद, कैसा होता है आपका, जियोडेसिक गुंबद के आकार, कैसा होता है, जियोडेसिक, आपका जो गुंबद का आकार होता है, जियोडेसिक गुंबद के आकार जैसा होने के कारण उसके अमेरिकी वस्तु क्या होता है, होने के कारण उसके क्या थे आपके अमेरिकी
कह सकते हैं अमेरिकी, उसके अमेरिकी वस्तु स्थापत्य क्या किए थे, स्थापत्य बकमिंस्टर फुलेरीन के नाम पर था। क्या था, स्थापत्य बकमिंस्टर फुलेरीन। स्थापत्य मतलब क्या होते हैं, जो आपके क्या होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं। स्थापत्य को देखिए क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट कहते हैं। जो इसको देखिए स्थापित किए थे, आर्किटेक्ट। इसको देखिए क्या, स्थापित को लिख लीजिए, आर्किटेक्ट कहते हैं। स्थापित जो क्या थे, बकमिंस्टर थे। बकमिंस्टर क्या थे, फुलेरीन के नाम पर। बकमिंस्टर फुलेरीन के नाम पर ये नाम दिया गया था। किस पर दिया गया था, यहाँ पे जियोडेसिक गुंबद के आकार जैसा होने के कारण उसके अमेरिकी वस्तु स्थापित, जो आर्किटेक्ट जो बताए थे, अमेरिकी क्या थे, ये इसको बताने वाले थे कि ये कैसा है आपका, जियोडेसिक गुंबद के आकार जैसा है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या दे दिया गया था, बकमिंस्टर फुलेरीन, ये नाम दे दिया गया था। ठीक है, और भी देखिए इसका नाम, और भी इसका देखिए नाम है, और भी देखिए इसका नाम है बाकी बाल। ठीक है, इसको देखिए यहीं पे मिटा रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिख दे रहे हैं। पहले तो ये समझ गए ना क्यों दिया गया था बकमिंस्टर फुलेरीन, ये अमेरिकी क्या थे, स्थापित आर्किटेक्ट थे। इन्हीं के नाम पर ये बकमिंस्टर फुलेरीन का नाम दे दिया गया। दूसरा देखिए आप ये इसी का नाम, या फिर आप देखिए इसी का नाम, या इसका नाम क्या दिया गया था आपका, बकी बाल। सॉरी, क्या था इसका, बकी बाल। ठीक है, जो फुलेरीन का नाम है क्या है आपका, बकी बाल। ठीक है ना, ये क्यों दे दिया गया बकी बाल, यहाँ पे देखिए बकी बाल की संरचना क्यों दी गई थी, ये फुटबॉल जैसी। कैसा दिखता था बकी बाल आपका, की संरचना C60 की संरचना ये आपकी फुटबॉल जैसी दिखने के कारण दी गई थी। C60 की संरचना आपका फुटबॉल जैसी होने के कारण क्या किया गया था, रखा गया था। समझ है ना। इसकी देखिए बकी बाल क्यों रखा गया था, फुटबॉल जैसी संरचना होने के कारण ये इसका नाम रखा गया था बकी बाल, या फिर क्या था, बकमिंस्टर फुलेरीन अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इनके नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना, कार्बन के क्या होते, 3 मुख्य अपर रूप होते। पहला हीरा, दूसरा क्या था, ग्रेफाइट, तीसरा आपका फुलेरीन था। ठीक है, तो इन सबको पढ़ लिए ना। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।